नमस्कार दोस्तों, आज हम सेट फिफ्थ की बात करेंगे। यह बीएससी अंतिम वर्ष की रसायन विज्ञान कार्बनिक रसायन का सेट फिफ्थ है। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड की है, 1 से लेकर 4 तक के सेट उसमें कवर कर लिए हैं। तो जिन बच्चों ने हमारी वह वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि ये वीडियो तभी समझ में आएगी आपको जब तक आप उस पहली वाली वीडियो को ना देख पाएँ। और साथ ही साथ जिन बच्चों पर फिजिक्स है वे हमने सभी चैप्टर्स के बहुविकल्पीय प्रश्न प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं बीएससी एमसीक्यू वाले में, तो वे भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें है सबसे मीठी शर्करा है। तो सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? तो इसमें सबसे मीठी शर्करा की बात की जाए तो वो है फ्रैक्टोज है। फिर क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करें, सुक्रोज का जल अपघटन कहलाता है। तो सुक्रोज का जल अपघटन इन्वर्जन कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे, दूध में कौन सी डाइसैकेराइड उपस्थित होती है। तो दूध में कौन सी होती है? तो उसमें होता है लैक्टोज उपस्थित होता है, क्वेश्चन नंबर बी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 की कार्बोहाइड्रेट का जलीय विलयन आयोडीन के साथ नीला रंग देता है। तो ये कौन स्टार्च कहलाता है। और फिफ्थ में एंजाइम जो सुक्रोज के जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है क्या कहलाता है? इन्वर्टेज। फिर क्वेश्चन नंबर 6 माल्टोज में होते हैं। तो माल्टोज में क्या होता है? तो माल्टोज में 2 ग्लूकोज अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं? 2 ग्लूकोज अणु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में ग्लूकोज और मैनोज है। तो ग्लूकोज और मैनोज एपीमर है। क्या है? एपीमर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 में है ग्लूकोज है तो मोनोसैकेराइड कहते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर 9 सुक्रोज का अणुसूत्र है। तो सुक्रोज का अणुसूत्र C12H22O11 है। फिर क्वेश्चन नंबर 10 पॉलीसैकेराइड का उदाहरण है। तो पॉलीसैकेराइड का जो उदाहरण है वो क्या? सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज है। क्या है? सेलुलोज है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्न में डाइसैकेराइड है। तो डाइसैकेराइड की बात करें तो सुक्रोज भी होता है, माल्टोज भी होता है, लैक्टोज भी होता है, तो ये सभी होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, निम्न में से कौन सी शर्करा फेलिंग अभिकर्मक के साथ परीक्षण नहीं देती। तो कौन सी शर्करा नहीं देती? सुक्रोज नहीं देती है। 13 की बात करें, निम्न में से कौन सी अपचायक शर्करा नहीं है। तो कौन सी अपचायक शर्करा नहीं है? तो वो सुक्रोज नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे तो इसमें लिखा है निम्न में से कौन कीटोज है। तो कौन कीटोज है? तो फ्रैक्टोज कीटोज है। और 15 की बात करें, अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज निम्न में से किसके लिए एक कार्बन पर परस्पर ये देख लेते हैं क्या लिखा है आगे, भिन्न है, परस्पर भिन्न है। तो परस्पर भिन्न है। 15 की बात करते हैं तो विन्यास के आधार पर ये क्या है? भिन्न है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में है सेलुलोज का एकलक है। तो सेलुलोज का एकलक है तो ग्लूकोज कहलाता है। ग्लूकोज फ्रैक्टोज है। तो ग्लूकोज और फ्रैक्टोज जो हैं वो क्या है? तो ये आपका है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज हैं। तो 17 की बात करें तो क्रियात्मक समावयवी हैं। तो 18 की बात करें, माल्टोज का निर्माण निम्न से होता है। तो माल्टोज का जो निर्माण है अल्फा डी ग्लूकोज से होता है। राइबोज शर्करा होती है। तो राइबोज शर्करा होती है पेंटोज। फिर प्रतीप शर्करा, तो प्रतीप शर्करा की बात करें तो प्रतीप शर्करा 20 का है। ग्लूकोज फ्रैक्टोज का समान मात्रा का मिश्रण
फिर 21 की फ्रैक्टोज में असमित कार्बन परमाणु की संख्या, तो असमित कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, बी। फिर शर्करा के ताजे बने विलयन का समय के साथ प्रकाशीय घूर्णन में बदलाव कहलाता है, तो क्या कहलाता है, परिवर्ती ध्रुवण कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। 23 में ग्लूकोज के लिए निम्नलिखित में कौन कथन गलत है, तो कौन सा गलत कथन है, यह पॉलीसैकेराइड है, तो यही गलत है। 24वां निम्नलिखित में से कौन पॉलीसैकेराइड है, तो 24 की बात करें तो स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। फिर आगे बढ़ते हैं, 25 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 की। तो क्वेश्चन नंबर 25 में किस यौगिक का सेलुलोज एक बहुलक है, तो 25 की बात की जाए तो वो कौन सा है, डी प्लस ग्लूकोज। फिर 26 का निम्नलिखित में से सेलुलोज से क्या नहीं प्राप्त कर सकते, तो आप क्या प्राप्त नहीं कर सकते, इंसुलिन प्राप्त नहीं कर सकते। 27 की निम्नलिखित में से एंडोहेक्सोस के संबंध में क्या गलत है, तो एंडोहेक्सोस के संबंध में फ्रैक्टोज एक एंडोहेक्सोस है, यही गलत है। फिर 28 की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 28 में है कि अल्फा डी ग्लूकोपाइरानोस में असमित कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, सी 4 होती है। कितनी होती है, 4। 29 के निम्नलिखित में से कौन टेबल शुगर है, तो टेबल शुगर की बात करें तो कौन, सुक्रोज। 30 की अगर निम्नलिखित में कौन सा अशक्कर है, तो कौन सा अशक्कर है, सेलुलोज अशक्कर का काम करता है। 31 में निम्नलिखित में से कौन सा डाइसैकेराइड है, तो 31 की बात करें तो लैक्टोज डाइसैकेराइड है। आगे बढ़ते हैं, 32 की बात करी जाए तो 32 में जब ग्लूकोज की अभिक्रिया शांत HNO3 से की जाती है तो प्राप्त होता है, तो 32 का होगा सैकेरिक अम्ल प्राप्त होता है। 33 में है निम्नलिखित में से कौन मिल्क शुगर है, तो कौन सा है मिल्क शुगर, लैक्टोज। फिर बात आती है 34 की, अल्फा तथा बीटा डी ग्लूकोज का विशिष्ट गुणन क्रमशः प्लस के 110 डिग्री और प्लस के 197 डिग्री है। जब अल्फा तथा बीटा डी ग्लूकोज को समान मात्रा के साथ रखा जाता है तो साम्य मिश्रण का विशिष्ट गुणन होगा, तो विशिष्ट गुणन जो होगा वो कितना होगा, प्लस के 52.5 डिग्री होता है। तो 34 के बाद 35 में क्वेश्चन की बात की जाए तो 35 में क्वेश्चन में लिखा है ग्लूकोज से फ्रैक्टोज बनाने में C6H5NH2 के कितने अणु लगते हैं, तो कितने अणु लगते हैं, तो 3 अणु लगते हैं। तो ये हमारा सेट 5th कंप्लीट हुआ। अब सेट 6 की बात करेंगे। सेट 6 में क्या लिखा हुआ है, तो अब सेट 6 में देखते हैं। इसमें है सबसे पहला है प्रोटीन की प्राथमिक संरचना में एमिनो अम्ल निम्न प्रकार के बंध द्वारा जुड़े होते हैं, तो वो कौन से बंध द्वारा जुड़े होते हैं ये पूछा है, तो ये पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से पेप्टाइड, RNA है, तो ये सेकंड क्वेश्चन है RNA है, तो हेलिक्स स्टैंड है RNA, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर इंसुलिन में एमिनो अम्ल यूनिट की संख्या कितनी होती है, तो इंसुलिन में एमिनो अम्ल यूनिट की जो संख्या है वो 51 होती है, ये याद रख लेना, कितनी होती है, 51 होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में एंजाइम है, तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन होता है। फिर एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स एक प्रोटीन का काम करता है, तो बी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 6 में प्रोटीन की हेलिकल संरचना का स्थायित्व होता है, तो वो हाइड्रोजन बंध द्वारा होता है स्थायित्व। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में प्रोटीन सांद्र HNO3 के साथ गर्म करने पर पीला रंग देता है, यह है, तो यह है कौन सा है, तो ये है ज़ैंथोप्रोपेन परीक्षण है। फिर 8 में कणकीय प्रोटीन है, तो कणकीय प्रोटीन है कैरोटीन। फिर नमेकीय पेप्टाइड है, नमे में पेप्टाइड तो एमाइड को कहते हैं। निम्नलिखित में से किस में अधिकतम प्रोटीन होते हैं,
तो यदि बात की जाए अधिकतम प्रोटीन की, तो सबसे ज़्यादा अंडे में होता है। फिर बात आ रही है कि डीएनए एक बहुलक है जिसका एकलक है, तो 11 का जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा, न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लिक अम्ल में होते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल में होते हैं बेस शर्करा फॉस्फेट, तो ऑप्शन नंबर ए। और 13 की बात करें न्यूक्लियोसाइड का उदाहरण, न्यूक्लियोसाइड का उदाहरण की बात की जाए तो एडिनोसिन है। क्या है, एडिनोसिन। 14 की बात की जाए निम्नलिखित में से आरएनए में कौन सी अनुपस्थिति होता है, मतलब आरएनए में नहीं होता है, ये पूछा है। 14 की बात कर रहे हैं, तो 14 में आरएनए में क्या नहीं होता है ये पूछा है। तो इसमें है यूरेसिल होता, जी हाँ मतलब यूरेसिल तो होता ही है, फॉस्फेट होता है, राइबोज भी होता है, थायमिन नहीं होता है, तो ये भी ऑप्शन। 15 की बात करें न्यूक्लिक अम्ल मंद विघटन पर देते हैं, तो न्यूक्लिक अम्ल मंद विघटन पर क्या देते हैं, तो न्यूक्लियोटाइड देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए। फिर 16 की बात करें निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन नहीं है, तो 16 की बात की जाए तो कौन प्रोटीन नहीं है, डीएनए प्रोटीन का काम नहीं करते हैं। 17 की बात की जाए तो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में क्या अंतर है, तो 17 का है फॉस्फेट इकाइयों की उपस्थिति, तो फॉस्फेट जिसमें उपस्थित होगा और इसमें नहीं होगा, तो ये अंतर दिखाते हैं इससे। फिर क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में है प्रोटीन की पहचान में प्रयुक्त होने वाला अभिकारक, तो प्रोटीन की पहचान किस प्रकार से की जाएगी, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से कर लेते हैं। फिर 19 एमिनो अम्ल विलय है, तो एमिनो अम्ल जो है विलय है किस में, जल में विलय है। 20 की बात करें तो निम्नलिखित में से किसकी संरचना यूनिट एमिनो अम्ल है, तो किसकी संरचना यूनिट एमिनो अम्ल है, प्रोटीन की। फिर 21 की बात करेंगे, 21 में है डीएनए की डबल हेलिकल संरचना पाए जाते हैं, तो डीएनए की डबल हेलिकल संरचना में क्या पाए जाते हैं, तो इसमें पाया जाता है हाइड्रोजन बंध। 22 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा पिरिमिडिन बेस है, तो 22 की बात की जाए तो सी यूरासिल। फिर 23 में है प्रोटीन है एक, प्रोटीन है पॉलीपेप्टाइड है। फिर आगे बढ़ें, तो फिर है इसमें क्वेश्चन नंबर 24 में कि एमिनो अम्ल किसके जल अपघटन से प्राप्त होता है, तो 24 का जो है वो डी है, प्रोटीन। फिर 25 का निम्नलिखित एमिनो अम्लों में कौन डी व एल रूपों में नहीं पाया जाता, तो 25 का है ग्लाइसिन। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर कह रहे हैं कि ज्विटर आयन में पाए जाते हैं, तो ज्विटर आयन में जो पाए जाते हैं वो उदासीन। क्रोटोनिक अम्ल किस अमीनो अम्ल को गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो वो बीटा एमिनो अम्ल को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हमारा सेट 6 भी कंप्लीट हुआ। सेट 7 की बात करेंगे अब, सेट 7। तो सेट 7 की बात कर लेते हैं। सेट 7 में क्या लिखा हुआ है, अब सेट 7 में बात करते हैं तो ब्यूना एस रबर बहुलक है। तो ब्यूना एस रबर बहुलक जो है इसकी बात की जाए तो ये क्या है, तो ये है ब्यूटाडाइन तथा स्टाइरिन का, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। फिर प्राकृतिक बहुलक है, प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो प्रोटीन एक प्राकृतिक बहुलक है। फिर 13 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो टेरिलिन है, तो टेरिलिन क्या है, पॉलिएस्टर है। और ऑरलोन निम्न का बहुलक है, तो वो क्या है, एक्रिलोनाइट्राइल का। निम्न में से प्राकृतिक बहुलक है, तो प्राकृतिक बहुलक की बात करें तो कौन सा है प्राकृतिक बहुलक, वो है एल्यूलोज। कौन सा है, एल्यूलोज ये।
फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो नायलॉन 6 बहुलक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो नायलॉन 6 बहुलक है। एडिपिक अम्ल या मैथिलीन डाईएमीन का। 7 की पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC बहुलक है। तो ये 7 की बात कर रहे हैं, तो ये विनाइल क्लोराइड का। बेकेलाइट बहुलक है, तो बेकेलाइट बहुलक की बात कर रहे हैं, तो बेकेलाइट बहुलक है एक फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का। और थर्मोसेटिंग बहुलक के वे बहुलक हैं जिनमें बहुलकों के अणुओं की संरचना अत्यधिक क्रमबंधित होती है। टेफ्लॉन का मोनोमर है, तो टेफ्लॉन का मोनोमर की बात की जाए तो वो टेट्राफ्लोरोएथिलीन। फिर क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में प्राकृतिक जिगलर नाटा बहुलकीकारक उत्प्रेरक है, तो वो कौन सा है? TiCl4 + AlC2H5 का होल थ्राइस। क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। SBr है। 13 की बात करें तो SBr संश्लेषित रबड़ है। 14 की निम्न बहुलकों में से कौन नाइट्रोजन रखता है? तो 14 का है C, नाइलॉन। फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा बहुलक संघनित बहुलक है? तो 15 का होगा B, पॉलिएस्टर। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 16 में निम्न में से कौन सा संघनित बहुलक नहीं है? 16 की बात की जाए तो पॉलीथीन नहीं है। 17 का निम्न में से कौन हेक्सामेथिलीन डाईएमीन के साथ गर्म करने पर नायलॉन 6 देता है? तो 17 का जो होगा वो एडिपिक अम्ल होगा। 18 योगात्मक बहुलीकरण निम्न में से किसके द्वारा उत्प्रेरित करता है? तो वो लुईस अम्ल द्वारा। फिर 19 की बात की जाए तो 19 में पॉलीआइसोप्रीन संभवतः है, तो वो क्या है? ये सभी। 20 का संश्लेषित रबड़ पॉलीब्यूटाडाइन पॉलीआइसोप्रीन या न्यूप्रीन का निर्माण 1,4 योगात्मक द्वारा क्रियाशील डाइइन से होता है। तो 20 का क्या है? ये सभी हैं जितने भी हैं। तो आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें। SBr में जो स्टाइरिन ब्यूटाडाइन का एक सह बहुलक है, तो 21 का है D, तो ये सभी इसमें हैं। और 22 की बात करें, टेफ्लॉन बहुलक है, तो टेफ्लॉन बहुलक में टेट्राफ्लोरोइन एथिन होते हैं। 23 के निम्न में से कौन बहुलक पॉलीएमाइड कहलाता है? तो कौन सा है? नाइलॉन पॉलीएमाइड कहलाता है। फिर 24 की बात करेंगे। 24 में रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करने पर कहा जाता है, तो 24 का जो होगा B होगा, वल्कनीकरण। बेकेलाइट बहुलक है 25 का, तो B, फॉर्मेल्डिहाइड व फिनॉल का। आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक वर्ग से संबंधित नहीं है? तो 26 का जो होगा वो D होगा, उपरोक्त सभी। 27 का निम्नलिखित में से कौन टेफ्लॉन का एकलक है? तो 27 का होगा F2C+CF2। फिर 28 का निम्नलिखित में से कौन PVC का एकलक है? तो अब हमारा 28 का जो होगा वो कौन सा होगा? ClCH+CH2। 29 का निम्नलिखित में से कौन थर्मोसेटिंग पॉलीमर है? तो 29 का जो है वो D है, बेकेलाइट। कौन सा है? बेकेलाइट, तो D ऑप्शन। बेकेलाइट प्राप्त होता है, तो बेकेलाइट फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड से प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से संघनन बहुलक का उदाहरण है? तो 31 का हो गया C, नाइलॉन। निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है? तो 32 का जो ऑप्शन होगा वो होगा टेरिलिन।
फिर आगे बढ़ते हैं 32 के बाद। टेरिलिन है, टेरिलिन है क्या? पॉलीस्टाइरिन है। फिर नायलॉन है, तो नायलॉन की बात की जाए तो पॉलीएमाइड को कहते हैं नायलॉन। टेफ्लॉन का सूत्र 35 की बात की जाए तो डी होगा। फिर संघनन बहुलक नहीं है, तो संघनन बहुलक नहीं है, तो संघनन बहुलक पॉलीवाइनिल क्लोराइड नहीं है। तो 36 का हमारा हुआ। 36 के करने के बाद अब हम बढ़ते हैं सेट 8 पर। तो सेट 8 को कंप्लीट करेंगे हम आज। तो सेट कंप्लीट होने के बाद ये लास्ट सेट है हमारा, इसको कंप्लीट होने के बाद ये वीडियो फिनिश हो जाएगी। तो लास्ट तक देखें, क्योंकि वीडियो यदि नहीं देख पाए तो ये मान के चलो आपके नंबर कट ना जाएं। तो अब है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें सेट 8 में। एक रंगीन यौगिक निम्न की उपस्थिति के कारण रंग व्यक्त करता है। तो रंगीन यौगिक जो होता है क्रोमोफोर के कारण करता है, ए ऑप्शन। बी, किसी यौगिक का रंजक के रूप में कार्य करने हेतु उत्तरदायी समूह। तो उत्तरदायी समूह कौन सा होता है? क्रोमोफोर। वह समूह जो रंग गहरा करने हेतु उत्तरदायी है उसको क्या कहते हैं? उसको बैथोक्रोमिक कहते हैं। चौथा, कोई एक रंगीन यौगिक रखता है जिसके कारण वह रंजक के रूप में कार्य करता है। तो फोर्थ का होगा ए, क्रोमोफोर भी है और ऑक्सोक्रोम भी है, तो ये दोनों ही हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो प्रकृति में पाया जाने वाला रंजक, तो 5th की बात की जाए तो इंडिगो है। क्रोमोफोर में संयुग्मन बढ़ने पर, तो क्वेश्चन नंबर 6 का होता है उसका रंग गहरा हो जाता है। निम्न में से कौन सी वेट रंजक है? तो 7 का जो होगा वो इंडिगो जो है वेट रंजक का काम करता है। 8 की बात कर रहे हैं, तो 8 में है निम्न में से कौन ट्राइफेनिल मेथेन रंजक है? तो ट्राइफेनिल मेथेन रंजक है तो रोजानिलिन। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो ऑक्सीक्रोम के प्रभाविकता का घटता क्रम, तो घटता क्रम लिखना है तो ये ऑप्शन नंबर ए। 10वां, निम्नलिखित में से कौन अम्ल क्षार सूचक है? तो कौन सा क्षार सूचक है? ये सभी। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्न एजोरंजकों में से एक औषधि खाद्य पदार्थ तथा सौंदर्य पदार्थ के रूप में कार्य करती है। तो 11 का जो होगा वो इयोसिन। 12, निम्न में से कौन नाइट्रो रंजक का काम करता है? तो वो है पिक्रिक अम्ल। निम्न में से कौन रंजक शिफ अभिकर्मक के रूप में कार्य करता है? तो शिफ अभिकर्मक के रूप में रोजोनिलिन। फिर 14 का, निम्न रंजकों में कौन रंजक बटर एलो रंजक है? तो 14 का जो होगा वो कितना होगा? तो 14 का सी, तो पी डाइमेथिल एमिन एजोबेंजीन। वेट रंजक का उदाहरण 15 की बात की जाए तो इंडिगो क्षारीय। 16 में क्षारीय रंजकों में कौन सा समूह उपस्थित है? तो क्षारीय रंजकों में NH2। 17 में मेथिल ऑरेंज अम्लीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? तो 17 का हुआ ए, लाल। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णमूलक नहीं है? तो 18 की बात कर रहे हैं, तो 18 की बात की जाए तो 18 में है आपका NH2। तो इस प्रकार से हमारे सभी बहुविकल्प प्रश्न फिनिश होते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी संभव बहुविकल्प थे हमने आपके करा दिए हैं। अब इन्हीं वीडियो का आप लगातार रिवीजन करते रहें। एक वीडियो को डेली देखें और यदि समझ में नहीं आया तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, 3-4 बार देखते रहेंगे तो ये उंगलियों पर ये बहुविकल्प प्रश्न आपके याद हो जाएंगे और आप परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब जो वीडियो आएगी हमारी वो 3rd पेपर की आएगी, क्योंकि हमने 1st पेपर और 2nd पेपर दोनों की कंप्लीट कर चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और रसायन विज्ञान जो
आपका थर्ड पेपर है उसकी वीडियो हम कंप्लीट कराएंगे। और वीडियो यदि पसंद आई है, मेहनत पसंद आई है हमारी, तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं बढ़ेंगे तब तक मज़ा नहीं आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।